छात्रों, गुरुकुल कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में मैं रवि मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3 चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसमें कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा, क्या करना है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और मैं जल्द ही प्रयास में हूं कि आप लोग के लिए सभी सब्जेक्ट का वीडियो और उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आऊं। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। नहीं कीजिएगा सब्सक्राइब तो छूट जाएगा कोई वीडियो, जिससे आपका कोई क्लास हो जाएगा मिस। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में क्या हम लोग दो चर वाले समीकरण के बारे में पढ़ना है। दो चर वाले समीकरण। अब दो चर वाले एक चर वाले समीकरण क्या होते हैं बाबू? तो जिसमें क्या हो ABCD यानी चर राशि क्या हो, वैसा समीकरण जिसमें एक चर राशि हो उसे एक चर समीकरण कहते हैं। जैसे AX + B लिखा हो, AX + B, तो यहाँ पे x क्या है बाबू? चर राशि है, तो यह एक चर में समीकरण हो गया। अगर वही उसको लिखते हैं AX + BY + C, तो यह हो गया एक x चर राशि और एक y चर राशि, तो यह हो गया दो चर वाला। और बराबर 0 नहीं लिखे तो यह बहुपद हुआ, और बराबर 0 लिख देंगे तो दो चर वाला हो गया रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं? तो जिसका अधिकतम घात क्या होता है? एक होता है। वैसे समीकरण को, चाहे वैसे बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं, ऐसे समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे। और दो चर में रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण। और ऐसे ही मिलता है जिसका अधिकतम घात क्या हो? 2 होता है उसे द्विघात बहुपद, जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद। उसी तरह अधिकतम घात जिसमें 3 होगा उसे त्रिघात समीकरण बोलेंगे, जिसका अधिकतम घात 2 होगा उसे द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो अभी क्या करना है आपको इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में दो चर में रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो यह हमारा हो गया दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर में क्या हो गया? रैखिक समीकरण। दो चर में रैखिक समीकरण। समीकरण का व्यापक रूप, का व्यापक रूप। तो दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा बाबू? AX + BY + C बराबर हो गया 0। यह हो गया आपका दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब इसमें जो हम लोग को पढ़ना होता है बाबू, इसमें जो है ग्राफ के बारे में भी पढ़ना है, हम लोग को ग्राफ भी खींचना है, और दो दो रैखिक समीकरण को लेकर हम लोग को हल भी ज्ञात करना है 3 चैप्टर में। इसमें बीजगणितीय विधि और बीजगणितीय विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एक ग्राफ के द्वारा हल ज्ञात किया जाता है और दूसरा क्या? बीजगणितीय विधि द्वारा हल ज्ञात किया जाता है। जिससे बीजगणितीय विधि जो होता है इसमें 3 प्रकार का होता है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्गगुणनखंड विधि। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा ग्राफीय विधि के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो ग्राफीय विधि के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ किसे कहते हैं? ग्राफ किसे कहते हैं बाबू? तो ग्राफ क्या होता है? तो दो चर के चित्रात्मक अध्ययन को, दो चर राशियों के चित्रात्मक अध्ययन को ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? दो चर राशियों के चित्रात्मक अध्ययन को ग्राफ कहते हैं, दो चर राशि। अब दो चर राशि चाहे कोई चर राशि हो, दो चर राशियों के चित्रात्मक अध्ययन को ग्राफ कहते हैं। ऐसे आप आगे जाइएगा, इंटर पढ़ेगा, उसमें 3 डायमेंशनल 3 विमाएं भी होती है, 3 चर भी राशि होती है। लेकिन अभी आपको मैट्रिक तो दो चर राशि के बारे में ही पढ़ना है, जिसमें एक चर राशि होता है हम लोग लिखते हैं x और एक y। दोनों में कोई चर राशि हो सकता है, लेकिन दो चर राशियों के चित्रात्मक अध्ययन को हम लोग ग्राफ कहते हैं। अब जब ग्राफ में आते हैं दो चर राशियां, या जब ग्राफ खींचा जाता है तो उसमें एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष। यह होता है, इसको बोलते हैं y अक्ष। क्या होता है? y अक्ष। और इसको बोलते हैं हम लोग x अक्ष। यह कौन अक्ष है? x अक्ष। यह है x अक्ष और यह है y अक्ष। अब यह क्या होता है? y का जो ऊपर वाला मान होता है प्लस में होता है, नीचे वाला मान जो होता है माइनस होता है। इधर लिखते हैं y, इधर लिखते हैं y डैश, इधर लिखा जाता है x, इधर लिखा जाता है x डैश।
इधर माइनस में और इधर मान होता है प्लस में। ठीक है, अब देखिए इसमें आपसे पूछा जाता है दो अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। दो अक्ष है, यह काटा है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। दो अक्षों के कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। यह मूल बिंदु है। कौन बिंदु है बाबू? मूल बिंदु। यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। इसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। यहाँ पे देखिए बाबू, आपसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्तीय तल में, कार्तीय तल, अब इस जो ग्राफ जिस तल पे दिखाई देता है उस तल को हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। आपसे बोला जाएगा कि जो कार्तीय तल पे जो क्षैतिज रेखा रहती है, कौन रेखा बाबू? क्षैतिज रेखा है। कौन रेखा है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं बाबू? एक्स अक्ष। और आपसे बोला जाए ऊर्ध्वाधर रेखा या ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है बाबू? वाई अक्ष होता है। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है बाबू, तो आपसे पूछा जाएगा कि कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष। अब आपसे एग्जाम में ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्स अक्ष का निर्देशांक बताइए। क्या? एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक बताइए। तो सबसे पहले यह बात समझिए बाबू, निर्देशांक बताने के लिए दो बिंदु चाहिए, एक एक्स और एक वाई, तभी किसी बिंदु का निर्देशांक बताया जाता है। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा बाबू? तो एक्स अक्ष का निर्देशांक, तो एक्स अक्ष पे सिर्फ बाबू एक्स का मान होगा, लेकिन इसमें वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x0। क्या होता है? x0, x0 होता है। उसी तरह से पूछा जाए वाई अक्ष का निर्देशांक बताइए। वाई अक्ष का निर्देशांक, वाई अक्ष का निर्देशांक, तो वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है बाबू? y0 होता है। क्या होता है? y0, सॉरी 0y। क्या होता है? 0 और y, जो पहले हमेशा x का मान लिखते हैं फिर y का। तो x इसमें y अक्ष, इसमें y का तो मान होता है लेकिन x का मान हमेशा 0 होता है। तो y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? तो y अक्ष का निर्देशांक 0 और y होता है। और देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं तो समझ गए निर्देशांक, लेकिन यह जो निर्देशांक या ज्यामिति जो है, यह इसका आवश्यकता क्यों पड़ा, इसको क्यों पढ़ा जाता है? तो किसी भी बिंदु को निर्दिष्ट बिंदु बताने के लिए कि एकदम आप ऐसे किसी को बताए कोई दूरी कि एकदम उसको क्या हो, वो पूरा क्लियर से उसको समझ में आ जाए और व्यक्ति और वहां पे पहुंच जाए, इसीलिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग हुआ। नहीं तो आप किसी को अगर बताते हैं कि मान लीजिए आपका घर यहाँ से 10 किलोमीटर है, आप बोलते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर चले जाइए, तो आदमी 10 किलोमीटर किधर भी जा सकता है, तो आपके घर पे पहुंचेगा नहीं, वो आपके घर पे नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर उसको आप दिशा के साथ बताते हैं कि हाँ 5 किलोमीटर इधर से जाकर मुड़ के 4 किलोमीटर इधर जाना है, तो वह एकदम आपके घर पे चला जाएगा। तो यह दिशा के साथ ही दूरी बताना क्या है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। तो इसलिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x0 हो जाएगा, और वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? 0 और y हो जाएगा। अब आप दो अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। दो अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यह सब पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको बता रहे हैं। दो अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे देखिए बाबू, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है अभी यहाँ पे बता दिया गया क्या होता है? 0 0 होता है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक, तो आप कहिएगा 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, एक्स अक्ष का निर्देशांक x0, वाई अक्ष का निर्देशांक y0। ठीक है, दो अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यह समझ गए कि ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं बाबू, इसमें क्या होता है आपका, इस जो है यह 4 भागों में बांटा गया है। इस प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, चौथा अंश, चतुर्थांश। तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थीय चतुर्थांश। यह सब जो है आपका 9th क्लास से रिलेटेड है। इस सब के बारे में आप लोग को 9th क्लास में भी पढ़ना है।
लेकिन मैं एकदम आप लोगों को लो से लेकर चल रहा हूँ, 9th क्लास और 10th क्लास से दोनों मिला के, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है इस री बेस पे रहता है, इसलिए मैं 9th क्लास के बाद को भी आपको समझाते ही चल रहा हूँ। यह सब जो है आपको 9th क्लास के बारे में, 9th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है निर्देशांक जो है उसमें आपको यह पढ़ना है। लेकिन मैं इसको आपको इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से आप लोग के क्लास में बनता है। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थीय चतुर्थांश आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बताइए प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह तो हम लोग अभी देखिए, कोई बिंदु का मान लिखना होता है पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का। तो इधर देखें प्रथम चतुर्थांश पे x का मान किस में होता है, प्लस में, और y का मान भी किस में होता है, प्लस में, यानी यहाँ पे प्लस प्लस, x भी प्लस और y भी प्लस। दूसरा में आते हैं दूसरा चतुर्थांश पे, यानी द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें पहले x का मान हमेशा लिखना होता है, x का मान माइनस होता है और y का मान क्या होता है बाबू, यहाँ प्लस होता है। तो द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो गया, माइनस और प्लस। तृतीय चतुर्थांश पे आते हैं तो पहले हमेशा x का मान लिखना होता है, x का मान माइनस और y का मान भी माइनस। तो तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह जो होता है वो माइनस माइनस होता है। और चतुर्थीय चतुर्थांश में चलते हैं तो पहले x का मान लिखना होता है, x का मान प्लस में है और y का मान माइनस में, तो ये हो गया प्लस माइनस। तो यह हो गया आपका चतुर्थीय चतुर्थांश। ठीक है, तो इस तरह आप देखें कि आपको प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह होता है प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, चतुर्थीय चतुर्थांश में प्लस और माइनस। कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि आप लोग को क्या किया जाता है, जैसे -2 और 4 दे देता है, आपसे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, आप ये नहीं समझिएगा सर 9th क्लास का समझा रहा है, ये आपको 10th क्लास से भी रिलेटेड टॉपिक है और इससे आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एकदम वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो -2 और 4, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 के पहले क्या है, माइनस, तो पहले माइनस है फिर प्लस है, तो पहले माइनस और फिर प्लस, तो किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। और इसको हटा दिया जाए, पूछा जाए किस चतुर्थांश पे, तो दोनों प्लस में है, प्रथम चतुर्थांश में। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस हो गया तो पहले प्लस फिर माइनस, तो कौन चतुर्थांश हो गया, चतुर्थीय चतुर्थांश। अगर यहाँ भी माइनस पूछा जाए कौन चतुर्थांश, तो कौन चतुर्थांश बताइएगा, तृतीय चतुर्थांश। कभी कभी ऐसे भी होता है जैसे दे दिया जाएगा -2 और 0, पूछा जाएगा कहाँ स्थित है, तो -2 यानी x का मान है, y का मान नहीं है, तो x अक्ष पर स्थित है। तो ऐसे आपको बताना होगा, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके चैप्टर के तरफ, जिस चैप्टर में जो पढ़ना है उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आप दो चर में रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं बाबू। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 रैखिक समीकरण लेकर आप लोग को पढ़ना होता है, 2 रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का तो हम लोग व्यापक रूप देख लिए कि ax + by + c बराबर क्या होता है, 0। अब चूंकि 2 समीकरण लेते हैं, रैखिक समीकरण पहले यहाँ पे लिखते हैं 2 हम आप लोग के लिए, तो क्या हुआ, ax + by + c बराबर होता है 0। और फिर एक और समीकरण होता है, तो चूंकि यह पहला समीकरण है तो इसके पहचान के लिए यहाँ पे 1 हम लोग लगा लेते हैं, 1। फिर यही दूसरा समीकरण ax + by + c, इसी रूप में एक और समीकरण आता है, तो चूंकि दूसरा इक्वेशन है तो इसमें हम लोग 2 लिखते हैं, यहाँ b2 यहाँ a2। तो a1x + b1y + c1 बराबर होगा 0, एक समीकरण हो। a2x + b2y + c2 बराबर 0, यह दूसरा समीकरण हो। तो इससे आपको बहुत सी बात पता चलता है कि कौन सा यह संगत होगा कि असंगत होगा, इसका एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ये आश्रित होगा कि आश्रित नहीं होगा। इस तरह हम यह सब बात इससे हम लोग जानते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है कि a1/a2, अगर a1/a2 और बराबर नहीं हो b1/b2, बराबर नहीं हो b1/b2, तो इसका समीकरण, जब इसका रेखा खींचेंगे, इस समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक बिंदु पर काटती है। इस समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जब प्रतिच्छेद करेगी बाबू तो इसका अद्वितीय हल होगा, क्योंकि एक ही जगह काट रहा है, इसका अद्वितीय हल होता है। इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा बाबू,
अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है का मतलब क्या हुआ कि एक ही x का मान लिख लेगा और एक ही y का मान लिख लेगा। यह समीकरण युग्म संगत होता है। क्या होता है? यह समीकरण युग्म संगत होता है। यह समीकरण युग्म संगत होता है, संगत होता है। ऐसे कहीं कोई विरोधी अविरोधी पूछता है तो यह समीकरण युग्म इस तरह क्या होता है? अविरोधी होता है। यानी इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे? तो अगर आपसे पूछ दे दो समीकरण देकर के बताइए कि इसकी रेखाएं समपाती होगी, समानांतर होगी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो उसका हम लोग पहले क्या करेंगे? a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान निकालेंगे। तो अगर देखते हैं पहला ही a1 बटा a2 बराबर नहीं आ रहा b1 बटा b2, तो कहेंगे कि इस समीकरण की रेखाएं क्या होगी? एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। एक दूसरे को एक बिंदु पर, एक दूसरे को यहाँ पे और डिटेल से लिख लीजिए, एक दूसरे को एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है चाहे प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, केवल एक बिंदु पर। और आपसे अगर पूछा जा रहा है उसमें कि समीकरण देकर दूगो, अब पूछा जा रहा है इसका बताइए कि द्वितीय हल होगा कि अनेक हल होगा कि एक हल होगा, तो आप क्या बोलिएगा? कि इसका द्वितीय हल होगा। ठीक है, अब अगर समीकरण देकर आपसे पूछा जाए कि बताइए संगत होगा कि असंगत होगा, तो आप क्या बताइएगा? कि यह समीकरण युग्म क्या है? संगत है, संगत होता है, यानी संगत है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2, अब बराबर नहीं हो c1 बटा c2, तब क्या होता है? माने पहला तो बराबर है लेकिन दूसरा बराबर नहीं है। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इस स्थिति में क्या होता है? इस समीकरण युग्म की रेखाएं जो होती है, इस समीकरण की रेखाएं समानांतर होती है, समानांतर होती है। तो बाबू जब समानांतर होती है तो एक दूसरे को काटेगी नहीं? काटेगी। जब तक एक दूसरे को काटेगी नहीं तब तक कोई हल ज्ञात नहीं होगा। तो लिखेंगे इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होता है। और कोई हल नहीं और असंगत भी नहीं होता। यह समीकरण युग्म असंगत होता है। यह समीकरण युग्म असंगत होता है। यह समीकरण युग्म असंगत होता है। और तीसरा, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो क्या होता है? अब इस स्थिति पर जब तीनों बराबर हो तो इस समीकरण युग्म की रेखाएं संपाती होती है, संपाती होने का मतलब एक ही पर दूसरा रेखा भी होगा। ठीक है, इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इस समीकरण युग्म का क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और यह समीकरण युग्म असंगत होगा। यह समीकरण युग्म असंगत होगा, सॉरी संगत होगा, युग्म संगत होगा। यह समीकरण युग्म क्या होगा बाबू? संगत होगा। तो इस तरह अगर आपसे पूछा जाए दो समीकरण देकर कि क्या हल होंगे, रेखाएं कैसी होंगी, संगत होगा कि असंगत, आप इस तरह प्रयोग करके उसको बता सकते हैं। आपको सबसे पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालना है। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो आप कहिएगा इस समीकरण युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेदी है। अगर पूछता है तो, अगर हल में पूछता है तो कहिएगा द्वितीय हल होगा। अगर संगत और संगत में पूछता है तो कहिएगा संगत होगा। अगर पहला बराबर है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो इस समीकरण का युग्म की रेखाएं क्या होती है? समानांतर होती है। समानांतर होती है इसलिए उसका कोई हल नहीं होता है और वह क्या होता है? असंगत होता है।
फिर अगर तीनों बराबर हो, यानी याद करने का सबसे आसान तरीका, हल कब कब होगा, जब पहला में और तीसरा में, जब कोई बराबर नहीं हुआ, जब तीनों बराबर हो तभी हल होता है, नहीं तो हल नहीं होता है। तो रेखाएं संपाती होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, चूंकि हर एक जगह दोनों रेखा एक साथ होगा, और जब हल होगा तो यह क्या होगा, संगत होगा। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में क्या संबंध होगा, तो क्या ज्ञात हम लोग करेंगे। अब इस तरह हम लोग यह 3 चैप्टर के इंट्रोडक्शन देख लिए। अब अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मैं कोशिश में हूँ जल्द से जल्द आप लोगों के लिए पूरी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आऊँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।